हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो कैसे आप सभी लोग जो लोग नए हैं? आई होप आप सब मुझे पहचानते होंगे क्योंकि बहुत दिनों के बाद आप लोगों ने शायद ये चेहरा देखा हो। ओके, आ जाए सभी लोग। और मुझे पता है कि मैंने इन्फॉर्म नहीं किया था पहले से, लेकिन आई होप अभी सब जग रहे होंगे। तो आ जाए सभी लोग, उसके बाद हम बात करना स्टार्ट करते हैं। हेलो गोलू जी, कैसे हैं आप? अमित पटेल जी, हाय। हेलो रविंद्र जी, प्राची तिवारी, हेलो। राम राम आशीष जी। गुड इवनिंग रिंकू जी। विक्रांत जी, गुड इवनिंग। हाय प्रजापति, वृंदावन जी, प्रीति तोमर, हेलो। सौरभ सिंह जी, हाय। सत्यम जी, राजेश जी, भवानी जी, सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और इन लॉकडाउन के दिनों में आई होप आप सब घर अपने अपने घरों पर हैं, सेफ है और सेफ रहिएगा। बस कुछ दिन की और दिक्कत है, दिक्कत नहीं है, वो हमारे लिए एक तरह से हमारे लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन फिर भी जो जॉब वाले हैं या फिर जो बाहर रह रहे हैं, हो सकता हो सकता है उनको थोड़ा बहुत दिक्कत झेलनी पड़ रही हो, बट कोई बात नहीं। थोड़े दिन की दिक्कत जो है वो हमारी जिंदगी बचा सकती है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हमारा देश क्या, पूरा विश्व जो है वो इससे, इस महामारी से बच जाए। आई एम फाइन प्रियंका जी, प्रियंक जी। ओके, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग ऐड हो चुके हैं। तो जैसा कि हमने पहले से आपको इन्फॉर्म नहीं किया था, अचानक से लाइव आना हुआ। कुछ लोग जानते भी हैं मैं लाइव क्यों आई हूँ, तो मैं आपको बता दूं, और आपने थंबनेल टाइटल में भी देख लिया होगा, लाइव लूसेंट का डिस्कशन आज से स्टार्ट होगा। लाइव लूसेंट का डिस्कशन आज से स्टार्ट होगा। और आज इसकी टाइमिंग थी 10:15 पर, और कल से इसकी टाइमिंग होगी 9:45 पर, मतलब पौने 10 बजे। जी हाँ, मैंने भी देश के लिए इतना छोटा सा काम हम तो कर ही सकते हैं। जब डॉक्टर्स अपने हेल्थ की या फिर अपने जिंदगी की बिल्कुल भी चिंता नहीं कर रहे हैं, जब पुलिस प्रशासन अपनी जिंदगी की कोई भी चिंता नहीं कर रहे हैं, वो हमारे लिए दिन और रात अपने ड्यूटी पर लगे हुए हैं, तो हम एक छोटा सा काम क्यों नहीं कर सकते। और आशा है कि आप सबने भी 9 बजे ये काम जरूर किया होगा। आई एम फाइन। तो हाँ, अब मैं अपनी बात को कंटिन्यू रखती हूँ। तो कल से क्या हो सकेगा, तो आज से हम शुरू कर रहे हैं। और कल से हम पौने 10 बजे यानी कि 9:45 से लूसेंट का लाइव डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। और हम जो लूसेंट पढ़ेंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए आज हमने पढ़ा, उसका टेस्ट कल होगा। हमने जो आज पढ़ा उसका टेस्ट कल होगा, याद रखिएगा। अब टेस्ट कहाँ पर होगा? ये होगा लक्ष्य ऑफिशियल 2 में, जो हमारा सेकंड चैनल है, वो सिर्फ और सिर्फ लाइव टेस्ट के लिए डेडिकेटेड है। वहां पर टेस्ट होगा आपका। तो जिन लोगों ने भी अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, उस चैनल के बारे में नहीं जानते हैं, तो मैं आपको एक बार फिर से इन्फॉर्म कर सकती हूँ। लक्ष्य ऑफिशियल 2 के नाम से आपका दूसरा चैनल स्टार्ट हो चुका है, दूसरा चैनल लॉन्च हो चुका है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ रोजाना 9 बजे लाइव टेस्ट लिया जाएगा। रोजाना 9 बजे, रात 9 बजे लाइव टेस्ट लिया जाएगा। और पौने 10 बजे लक्ष्य ऑफिशियल पर लूसेंट का डिस्कशन किया जाएगा। और वहीं पर आपको टॉपिक बताया जाएगा कि आपको कौन सा टॉपिक तैयार करना है। ओके। और फिर उसके नेक्स्ट डे लक्ष्य ऑफिशियल 2 पर लिंक आपको दी जा रही है। आप यहाँ पर क्लिक करके और चैनल पे जा सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि कल से जब भी लाइव टेस्ट हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जी हाँ, सभी डिपार्टमेंट्स लगे हुए राजेश जी। बिल्कुल चलाए, बिल्कुल चलाए। नहीं, मेन स्टार्ट है लकी जी, मेन स्टार्ट है। आपको क्या वीडियोस नहीं मिल रहे हैं? वीडियोस जा रहे हैं।
जिस नंबर से आपको वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप उस नंबर पर मैसेज करना। वहां पर आपको हो सकता है आप कुछ मिस हो गया हो, तो आप वहां पर मैसेज कर देना, तो हम आपको प्रॉपर भेज देंगे वीडियोस। पुलिस वाले क्या करे, प्रजापति वृंदावन जी, आप पुलिस वालों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देश की सुरक्षा की, हमारी सुरक्षा की। तो आप सभी अपनी ड्यूटी इतनी बखूबी निभा रहे हैं कि आप सभी की वजह से ही आज ये जो देश है वो टिका हुआ है। तो आप लोगों को सबसे पहली बात तो सत सत नमन है। और आप जैसे सारे जो पुलिस वाले हैं और डॉक्टर्स हैं और जो भी जरूरी सर्विसेज के लिए लोग बाहर हैं, उन सभी को हमारा सत सत नमन है। और आप सभी सेफ रहे, आप ही सेफ रहे, आपका परिवार सुरक्षित रहे, यही कामना है हमारी ईश्वर से। हाँ जी, हाँ जी, वीडियोस भेजे जा रहे हैं। कट ऑफ कितना जाएगा हेमंत जी, ये सब डिसाइड हो पाएगा जब कोर्ट की हियरिंग हो जाएगी, उसके बाद ओबीसी का क्या रिजर्वेशन का रहता है, उसके बाद डिसाइड हो पाएगा। ओके ओके लकी जी, जिस नंबर से आपको वीडियोस प्रोवाइड किया जाता है, आप उस नंबर पर मैसेज करेंगे, आपको मिल जाएगा। हाँ, इसी टाइम पर लाइव नहीं आएंगे। कल से 9:45 मतलब कि 9:45 पर आपका ये लाइव सेशन लिया जाएगा। और सॉरी जो लोग वेट कर रहे हैं कि मैम अभी तक डिस्कशन आपने स्टार्ट नहीं किया, बातें कर रहे हो, तो एक बार मैं आंसर्स दे दूं सभी के, उसके बाद मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ। अभी एमपी पुलिस का क्या होगा आशीष जी, अभी किसी भी वैकेंसी का कुछ भी कहा नहीं जा सकता। बस हमें सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, पहली प्रायोरिटी है गवर्नमेंट के पास, प्रशासन के पास, कि हमारा देश और हमारा राज्य सुरक्षित हो जाए बस। रिजल्ट कब तक आ रहा है, मेंस का वीडियो देखने को सबको मिलेगा? रिजल्ट इंदर सिंह जी, रिजल्ट का भी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अभी एक बार ये सारी चीजें हमारे देश से या हमारे पूरे विश्व से ये महामारी दूर हो जाए, उसके बाद ही डिसाइड हो पाएगा, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन ही चल रहा है। उसके बाद क्या स्थिति होती है वो कोई भी नहीं बता सकता। जो छूट गया है आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे लकी जी। जी हाँ, जी हाँ, बहुत दिन के बाद आना हुआ हेमंत जी। ओके, वेलकम पुष्पेंद्र जी, फर्स्ट टाइम आपका आना हुआ। लाइन से होगा अंशुल जी, सारे सब्जेक्ट सारे पेपर लाइन से होंगे। अच्छा अच्छा, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब हमारा डिस्कशन। अच्छा ये बताइए, आप सबकी ही डिमांड पर मैंने ये लाइव डिस्कशन जो है लूसेंट का वो स्टार्ट किया है, क्योंकि अभी एग्जाम में बहुत प्रॉफिट रहा है, इससे प्रॉफिट हुआ है। ओके, और आप सब ये बताएं कि लूसेंट में हम सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करें। पूरी चीजें हम लूसेंट से पढ़ेंगे, आपको याद करवाने की कोशिश करेंगे, और फिर उसके नेक्स्ट डे इसका टेस्ट लिया जाएगा। बताइए हम कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करें? मेजोरिटी के बेस पर डिसीजन लिया जाएगा। हिस्ट्री 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 विविध, आशीष जी विविध अभी नहीं करते हैं। बायोलॉजी, बायोलॉजी की क्लासेस चल रही हैं शिवांग मणि जी। हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री हिस्ट्री हिस्ट्री। चलिए मेजोरिटी हिस्ट्री की है, मेजोरिटी हिस्ट्री की है, इसलिए हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। और हिस्ट्री स्टार्ट करने का मतलब है लूसेंट को हम स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं। जिनके पास लूसेंट है वो खोल लेंगे अपना फर्स्ट पेज जो है लूसेंट का हिस्ट्री का, वो आप निकाल लीजिए, बुक को अपने सामने रख लीजिए। जिनके पास नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सुन के याद कर सकते हैं, है ना। जिनके पास बुक नहीं है लूसेंट की वो सुन के याद कर सकते हैं, बाकी जिनके पास है वो अपने सामने टेबल पर रख सकते हैं। चलिए जी हाँ, स्टार्टिंग से। ओके, तो इतिहास में हिस्ट्री में सबसे पहले आपके लूसेंट में जो दिया हुआ है वो है एंशिएंट हिस्ट्री। हमेशा हम इतिहास पढ़ते हैं तो शुरुआत हम एंशिएंट हिस्ट्री से ही करते हैं। और एंशिएंट हिस्ट्री में भी सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम हिस्ट्री को जानते हैं, लेकिन जानते कैसे हैं, कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं हमें जानने के लिए, कौन कौन से वेद मिले हैं, है ना। ऐसे कौन कौन से कह सकते हैं, क्योंकि इसके भी कई प्रकार, कौन कौन से पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, कौन कौन से लिखित साक्ष्य मिले हैं। तो सबसे जो पहला हमारा पेज है वो इसी पर बेस्ड है। भारत का इतिहास ध्यान से सुनेंगे अब सभी लोग, जिनके पास बुक नहीं है वो याद करते चलेंगे।
हम स्टार्ट कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री, भारत का इतिहास। लूसेंट में दिया हुआ है, उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जो कि हम सभी को पता है। इसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश कहा जाता है, तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा जाता है। पुराणों में, ये महाकाव्यों में यह लिखा है कि जो भारत है या फिर जो भारतवासी है, ये भरत की संतान है, और उन्हीं के नाम पर भारत का नाम भारतवर्ष भी पड़ा है। उसके बाद भारत एक प्राचीन कबीले का नाम है, सॉरी भरत एक प्राचीन कबीले का नाम है, ये एक कबीला था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू, जम्बू कहा जाता है जामुन को, जामुन या जम्बू वृक्षों का द्वीप कहते थे। पूछा जा सकता है हमारे भारत को जम्बू द्वीप, या ये क्योंकि ये उपमहाद्वीप है तो इसे जम्बू द्वीप भी कहा जाता था। ऐसा कहा क्यों जाता था, इसका मतलब क्या है, तो जम्बू द्वीप का मतलब होता है जम्बू या फिर जामुन के वृक्षों का द्वीप। उसके बाद प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, क्योंकि सिंधु नदी भारत में से ही होकर के जाती है, जिसे वे सिंधु ना कह करके हिंदू कहते थे। सिंधु नदी को हिंदू कहा जाता था। कौन कहता था इसे, ईरानी कहते थे, जो मध्य एशिया के लोग हैं वे कहते थे। और यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि सिंधु को हिंदू कहते थे। अब चूंकि भारत से होकर के जाती थी तो मध्य एशिया के निवासी पूरे हिंदू यानी कि सिंधु की वजह से भारत को भी हिंदू देश या हिंदू राष्ट्र कहने लगे थे। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। पूछा जाता है कि जो हिंद शब्द है भारत को दिया गया जो हिंद शब्द है, ये किसके द्वारा दिया गया है, तो इसका सही आंसर है अरब। इसका सही आंसर है अरब। उसके बाद मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाता था। और कहा, देखिए चूंकि यूनानियों ने या अरब वासियों ने इसे हिंद कहा और हिंद के ही नाम पर हिंदुस्तान नाम पड़ गया था। हिंद के ही नाम पर हिंदुस्तान नाम पड़ गया था। यह शब्द फारसी शब्द हिंदू से बना है और यूनानी भाषा में इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। इंदे के आधार पर ही इसे इंडिया कहा जाने लगा था। तो चलिए अभी हमने जो पढ़ा उससे मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेती हूं। ये बताइए, भारत को इंदे शब्द या भारत को इंदे किसने कहा था? भारत का नाम इंदे जो था ये किसके द्वारा दिया गया था? आंसर दें। इंदे, इंदे यूनानियों के द्वारा कहा गया था। अरब वासियों ने इसे हिंद कहा था, इंदे कहा था यूनानियों ने। इसीलिए मैं बोल रही हूं ध्यान से सुना करें, इंदे कहा था यूनानियों ने। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। विंध्य की पर्वत श्रृंखला, विंध्य जो है वो एक तरह से भारत के मध्य में स्थित एक पर्वत है। और विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। जो विंध्य पर्वत है या विंध्यांचल इसे कहा जाता है, ये भारत के मध्य में स्थित है। और जो यह पर्वत है इसे ऐसा माना जाता है कि ये भारत को दो भागों में, उत्तर और दक्षिण भागों में बांटता है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की तथा दक्षिण में द्रविड़ भाषाएं बोलने वालों की संख्या अधिक है। जो उत्तरी भारत है हमारा, या विंध्य पर्वत से जो ऊपर का भारत है, उत्तरी भारत है, वहां पर इंडो यूरोपियन परिवार की भाषाएं बोलने वाले लोग हैं। जबकि जो दक्षिण का भारत है, विंध्यांचल पर्वत से जो दक्षिण का भारत है, वहां पर द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। द्रविड़, इसीलिए द्रविड़ आगे पढ़ेंगे जब हम शैलियां पढ़ेंगे, कल्चर पढ़ेंगे, नागर शैली, द्रविड़ शैली पढ़ेंगे तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। राइट। भारत की जनसंख्या का निर्माण कुछ प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है। क्योंकि आप देखोगे, अगर आप चले जाओ भारत में उत्तर की ओर चले जाओ, जब आप उत्तर की ओर जाओगे तो वहां के लोग अलग तरीके से दिखेंगे। जब आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो वहां के लोग थोड़ा सा चाइना से मिलते हुए होंगे, है ना। जब आप मध्य भारत में आओगे तो लोग थोड़ा अलग होंगे, जब आप दक्षिण भारत में जाओगे तो लोग अलग होंगे। इसीलिए कहा गया है कि जो हमारा भारत देश है वो बहुत सारे नस्लों के लोगों का मिश्रण है। जैसे यहाँ पर प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रकार और पैलियो, एक मिनट, मंगोलायड प्रकार, निग्रोइड प्रकार,
और काकेसाइड प्रकार के लोगों का यहाँ पर मिश्रण पाया जाता है। लोग क्या? नस्ल। प्राचीन भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए हम तीन भागों में बांटते हैं, जैसा कि सभी को पता है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत जो है वो हमारा शुरू होता है सिंधु घाटी सभ्यता से, और उसका अंतिम जो हम पढ़ते हैं प्राचीन भारत को जब हम अंत में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं दक्षिण भारत के जो प्रमुख वंश थे, राजपूत वंश वगैरह हम पढ़ते हैं। जब हम मध्यकालीन भारत में जाते हैं तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हम अरबों के आक्रमण से स्टार्ट करते हैं। खत्म कहाँ करते हैं? खत्म करते हैं जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद से ही जो मध्यकालीन भारत है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद जो आधुनिक भारत है वो स्टार्ट होता है अंग्रेजों के आगमन से, और ये कब तक रहता है? अब तक मान लीजिए वो आधुनिक भारत ही चला आ रहा है। बेसिकली हम पढ़ते हैं भारत की स्वतंत्रता तक। ओके, तो इस तरह से तीन भागों में बांटकर पढ़ते हैं। तो इन तीन भागों में से सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत। प्राचीन भारत जो है इसको हमें जैसे हम में से ऐसा कोई भी नहीं था जो उस दौरान रहा हो। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या जिंदा रहे होंगे? नहीं होंगे, अभी भी जिंदा नहीं रहे होंगे, वो तो काफी पुरानी बात है। तो आखिर हमें ये सब चीजें पता कैसे चली? तो हमें पता चलिए ये सारी चीजें स्रोतों से, क्योंकि मोबाइल फोन नहीं था और किताबें नहीं हुआ करती थी, तो कुछ ऐसे स्रोत थे जिन्हें पढ़ करके और पता चली कि वहां का जो समाज था वो कैसा था, राजनीतिक जीवन कैसा था। तो ये सारी चीजें हमें स्रोतों से पता चली है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी के मुख्यतः चार स्रोत है। कौन कौन से स्रोत है? देखिए, सबसे पहले तो है धर्म ग्रंथ। जो आप वेद पढ़ते हैं, आप भगवत गीता पढ़ते हैं, आप रामायण पढ़ते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, वेदों के अंतर्गत चार वेद पढ़ते हैं, आप पुराण पढ़ते हैं, ये सब क्या है? ये सब है धर्म ग्रंथ। तो इन धर्म ग्रंथों को पढ़ करके हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। तो पहला क्या है स्रोत? कौन सा है पहला? वो है धर्म ग्रंथ। दूसरे है ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ आगे हम देखते हैं। तीसरे है विदेशियों का विवरण, जो उस काल के दौरान विदेशी आए, चाहे वो चीन से आए हो, चाहे वो अफ्रीका से आए हो, है ना, चाहे वो किसी अन्य जगह मध्य एशिया से आए हो, तो वो भारत में आते थे और भारत में घूमते थे, भ्रमण करते थे, और फिर वहां से जब भारत से अपने देश में लौटते थे तो वहां पर लौटने के बाद ये अपनी रचनाएं लिखा करते थे, भारत के बारे में डिटेल लिखा करते थे, और वो जो उनकी रचनाएं थी, पुस्तकें थी, उनको पढ़ करके उस दौरान जो भी समाज था उसकी हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो पहला हमने देखा धर्म ग्रंथ, दूसरा हमने देखा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा हमने देखा विदेशियों का विवरण, और चौथा है जो जिनसे हमें जानकारी मिलती है वो है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, जैसे बर्तन मिले हो, सिक्के मिले हो, है ना। तो इन सब चीजों को देख करके भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये उस दौरान क्या क्या चीजें रही होंगी। राइट, तो ये तो हो गई, ये तो हमने जाना अभी कि भारतीय इतिहास को कहाँ से हम जान सकते हैं, कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं। अब जो धर्म ग्रंथ है और ऐतिहासिक ग्रंथ है, हम उनके बारे में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से मतलब उसके अंतर्गत हम क्या क्या चीजें हैं। ओके, तो धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियां कौन कौन सी है? देखिए, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद। सबसे पहले आप जब हिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हो तो आप ऋग्वेद पढ़ते हो, आप सामवेद पढ़ते हो, आप यजुर्वेद पढ़ते हो, आप अथर्ववेद पढ़ते हो। इसीलिए कहा जाता है कि भारत का सबसे प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है वो है वेद। वेदों के संकलन कर्ता माने जाते हैं महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेदों को इकट्ठा करने वाले या वेदों का संकलन करने वाला कहलाता है आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा था कमेंट्स को पढ़ के। ओके, तो वेदों के संकलन करता, क्योंकि उन्होंने वेदों का संकलन किया था इसलिए उन्हें वेद व्यास कहा गया है। उनका नाम था महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। इन्होंने ही वेदों का संकलन किया है। वेद बताता है वसुधैव कुटुंबकम। जो वेद है वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं। इसका मतलब क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। राइट, भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद चार हैं, जैसा कि सभी को पता होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इन चारों वेदों को कहा जाता है संहिता। ये पूछा जाता है कि चारों वेदों को क्या कहा जाता है या फिर संहिता किसे कहते हैं?
संहिता किसे कहते हैं? तो संहिता किसे कहा जाता है? चारों वेदों को कहा जाता है संहिता। समझ में आ गया? तो अभी ज्यादा तो नहीं, हमने कुछ ही चीजें पढ़ी है और आई होप समझ में आई होंगी आपको। एक बार बता दे क्या चीजें समझ में आई है आपको? समझना क्या, याद करवाना था, समझने जैसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि आप लोग बखूबी, आप लोगों ने हिस्ट्री खूब पढ़ा होगा। यहाँ पर मेरा जो मेन पर्पस है वो है आपको याद कराना। तो क्या आप लोगों को याद हो रहा है? एक बार कमेंट करके बता दे, क्या आप लोगों को याद हो रहा है? ओके, इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं नींद आ रही है। तो जिन्हें नींद आ रही है वो जा सकते हैं, वो सो सकते हैं, बिकॉज टाइम भी हो रहा है, 10:30 बजे से ऊपर हो रहे हैं, तो टाइम भी हो रहा है, तो आप लोग जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जिन्हें इंटरेस्ट आ रहा है वो मेरे साथ बने रह सकते हैं, जिन्हें अपने फ्यूचर के लिए थोड़ी भी टेंशन है तो। ओके ठीक है। चलिए ठीक है, याद हो रहा है आपको, समझ में आ रहा है। तो देखिए, पूछा जा सकता है कि संहिता किसे कहते हैं, तो आपका आंसर, मैं इसलिए ये पढ़ा रही हूँ, अगर आपको याद हो तो एमपीपीएससी 2019 का जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें कई सारे क्वेश्चन यहाँ से आए हुए थे और हमने लूसेंट में डिस्कस भी किया था उसे, जब हमने पहले डिस्कशन किया था। तो संहिता अगर पूछा जाए कि संहिता किसे कहते हैं, तो आंसर क्या होगा? चारों वेदों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को कहा जाता है संहिता। अगर पूछा जाता है कि वेदों के संकलन कर्ता कौन है, आंसर क्या होगा बताइए? आंसर क्या होगा अगर पूछा जाता है कि वेदों के संकलन कर्ता कौन है? बताइए, आंसर दीजिए। वेदव्यास। अभी हमने थोड़ी देर में पढ़ा, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा, वेदव्यास, बिल्कुल सही। ये बताइए, भारत को हिंद किसने कहा था? भारत को हिंद किसने कहा था? भारत को हिंद किसने कहा था? प्लीज यहाँ फालतू कमेंट्स ना करें। मैंने अभी आपको बोला, अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, नींद आ रही है और या फिर मजाक करना है, तो प्लीज यहाँ पर, ये मजाक का कोई चैनल नहीं है, मजाक के लिए और भी चैनल्स है, आप वहां पर जाकर विजिट कर सकते हो, है ना। यहाँ पर अगर आप सीरियस हो तो ही आओ, मैं जबरदस्ती किसी को भी नहीं बुला रही हूँ, जो इंटरेस्टेड है वही आए। हाँ, तो मैंने पूछा था भारत को हिंद किसने कहा है, तो भारत को हिंद कहा है अरबों ने, बिल्कुल सही बताया है आपने। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, क्योंकि टाइम ज्यादा हो चुका है और 10:30 बजे से ऊपर हो गए, 11 बजने वाले हैं, तो आप सब अब रेस्ट कीजिए, कल मिलेंगे। और कल का जो टेस्ट है वो कल नहीं होगा, कल का टेस्ट कल नहीं होगा, बिकॉज टॉपिक बहुत सारे नहीं हो पाए। एक बार ये जो स्रोत है ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद टेस्ट लेंगे, है ना। तो कल आप में से जो लोग टेस्ट में इंक्लूड होते हो, वो कल 9:45 बजे रेडी रहेंगे इसी चैनल पर। कल हम कंप्लीट करेंगे जो भारत के इतिहास जानने के स्रोत है वो, और हम याद करेंगे, बाकी परसों इसका टेस्ट लेंगे। यस यस, फुल चांस है अमित जी, फुल चांस है। तो जिन्हें जाना है वो जा सकते हैं, बिकॉज टाइम हो चुका है। और कल आपका वेलकम है, 9:45 बजे आप फिर से आ जाएंगे, हम हिस्ट्रीज को जो स्रोत है वो कंप्लीट कर लेंगे। बाकी और जो क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम से रिलेटेड या फिर कट ऑफ से रिलेटेड, वो लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कल कितने बजे से विशाल जी? 9:45 बजे, 9:45। जी हाँ, जी हाँ, आप कंटिन्यू रहेगा। मध्य प्रदेश के प्रमुख वंश, बिल्कुल संजीव जी, बिल्कुल। और जो हमारी एमपी जीके की सीरीज इसमें डली हुई है, बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ ही चैप्टर्स बचे हैं। उसके अलावा मैं कुछ दिनों के बाद एक बार फिर से एमपी जीके स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगी, बिकॉज बहुत सारे डेटा वगैरह चेंज हो चुके हैं और वो वीडियोस थोड़ा पुराने हो गए हैं। कल कितने बजे? कल 9:45 बजे, मैंने बताया अभी। ओके अंजलि जी, गुड लक।
नो नो, कल बायो का टेस्ट नहीं है रुद्र जी। अभी किसी ने पूछा है कि जगदीश जी ने पूछा है कि 5 टाइम प्री का एग्जाम दे रहा हूँ, क्लियर नहीं हो पा रहा है। देखिए, इसमें निराश होने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है। आप सिलेबस के हिसाब से पढ़ें, आपका पेपर कैसा आ रहा है, पेपर के ट्रेंड के हिसाब से पढ़ें और मेहनत करें। मेहनत का मतलब वाकई में अच्छे से मेहनत करें। अभी भी आप मेहनत कर रहे होंगे, हो सकता है कि कुछ चीजें आपसे छूट रही हो सकता है कि आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन जिस प्रकार से पेपर में सवाल पूछे जाते हैं उस प्रकार से कुछ ना कुछ आपका छूट जा रहा हो, तो आप मेहनत करिए, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जगदीश जी परेशान ना हो, आप जैसे लोग ही आगे चल के हमारे देश को नाम रोशन करते हैं। प्रीति जी 2021 में आपको देना है, आपका ग्रेजुएशन कब कंप्लीट होगा? 21 में अगर हो जाएगा तो आप दे सकते हो। नहीं, कम तो वैसे देखा जाए तो कुछ भी नहीं हुआ है सिलेबस में। हाँ, एक्ट हटा दिया गया है प्रीलिम्स में। बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस आए और मैंने स्किप कर दिए। जी हाँ जी हाँ, अक्षय जी मैंने पहचान लिया, आपका नाम मुझे याद है। 2019 का मेंस कब तक हो सकता है? रिजल्ट आ जाए पहले तो, कोर्ट की में सुनवाई हो जाए, उसके बाद रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट में पता चल ही जाएगा। अभी मेन तो रिजल्ट है प्रीलिम्स का, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा तो डेट कैसे आएगी? जी हाँ आएंगी, लेकिन अभी नहीं आएंगी। एमपीजीके की नई वीडियोस अभी नहीं आएंगी, उसमें समय लगेगा। स्टार्टिंग से करना है प्रवीण जी, क्या स्टार्टिंग से करना है मैं समझ नहीं पाई। एमपी कब से शुरू होगा? अभी नहीं शुरू हो पाएगा नागेश जी, अभी उसमें समय लगेगा। मन्नू दुबे जी, देखिए एमपी के लिए मैं अगर आपसे बताऊं, चूंकि एमपी का ट्रेंड धीरे धीरे और बढ़ता चला जा रहा है, स्पेशली एमपीपीएससी में, तो मार्केट में बहुत कम ऐसी बुक्स है जो कि एमपी को फुलफिल कर पाए, एग्जाम में जो पूछा जाता है सवाल एमपी से रिलेटेड उसको फुलफिल कर पाए। अच्छा, एक बार और टाइम बताओ महेंद्र जी, रोज 9:45 इस पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी, लूसेंट का डिस्कशन होगा। वेलकम संदीप जी। नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं है विशाल जी, अभी कोई आइडिया नहीं है और किसी को भी आइडिया नहीं है अभी तो, क्योंकि एमपी में उठा पटक भी बहुत चल रही थी। ओ अंजलि जी, वेरी गुड वेरी गुड। और कुछ ऐसे कमेंट्स पढ़ करके लगता है कि चलिए मेहनत साकार हुई। अंजलि जी आप एसआई हो, एसआई बन चुके हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल आप बनेंगे, डीएसपी भी बनेंगे आप। मेंस की प्रिपरेशन कहाँ करें शिव जी, कैसे करें या कहाँ से करें? अच्छा शिव जी, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज सारे टॉपिक्स को क्लियर करते चले, और चूंकि टॉपिक्स इतने बड़े हैं और अब तो 2020 से जो मेंस है उसमें हम कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते कि हम प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं तो मध्यकालीन को छोड़ सकते हैं या मैथ्स को छोड़ सकते हैं, क्योंकि हर टॉपिक का अब सेम वेटेज हो गया है, तो हर टॉपिक को क्लियर करें आप। कट ऑफ का क्या रहेगा 2019 का? हिमांशु जी एक बार ओबीसी आरक्षण का क्लियर हो जाए उसके बाद पता चल पाएगा, क्योंकि अगर आरक्षण खत्म हो जाता है तो कट ऑफ कम जाएगी, अगर आरक्षण नहीं खत्म होता तो कट ऑफ हाई जाएगी। वीरेंद्र जी ने पूछा है आप लूसेंट को इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हो? वीरेंद्र जी, अगर आप 2 से 3 सालों का प्रीलिम्स का पेपर उठा के देखना या फिर आप मेंस में देखना, जो 3 नंबर के क्वेश्चन अभी तक आते रहे हैं, और फिर आप लूसेंट नहीं, पहले आप लूसेंट पढ़ना फिर पेपर देखना, आपको पता चल जाएगा कि मैं इतना वेटेज क्यों देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो की वीडियोस कब तक आएंगी? अल्टरनेटेड बायो की वीडियोस आती रहेंगी। मन्नू दुबे जी, कोशिश रहेगी मेरी।
बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं और मैंने बहुत सारे कमेंट्स मिस भी कर दिए हैं, तो आई एम सो सॉरी। और जिन लोगों के कमेंट्स मिस हुए हैं, मैं जवाब नहीं दे पाई हूँ, वो लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देंगे, वहां पर मैं जरूर से जवाब दूंगी। और अभी के लिए मैं यहीं पर रुकती हूँ और आपसे मिलती हूँ कल। आपसे मिलती हूँ कल 9:45 बजे। और टेस्ट के लिए, कल तो टेस्ट नहीं होगा, टेस्ट परसों होगा। कल हम पढ़ लेंगे, 9:45 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, या आपकी क्लासेस जो है वो हम कल पढ़ लेंगे और परसों से हम स्टार्ट करेंगे टेस्ट, तो फिर वो रेगुलर चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जिन लोगों को भी कोई सवाल पूछना हो, यहाँ पर जो मेरे स्क्रीन के सामने आपके सवाल दिख रहे हैं, मैंने जवाब नहीं दिए हो, वो इस वीडियो के नीचे कमेंट में जाकर के अपने सवाल पूछ सकते हैं। मैं वहां पर आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। गुड लक एंड बाय बाय।